Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So students, आज है 12th of September और दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज को हम गो थ्रू करेंगे. विल मेक श्योर कि बिकॉज एग्जाम पास आ रहा है तो हम अननेसेसरी की न्यूज को कवर ना करें. जो सिर्फ हमारे काम की न्यूज है, जो हमारे क्लैट में ए लेट में इस साल आ सकती है, उसको हम अच्छे से डिटेल में कवर करें सो दैट अगर उस पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो हम उसको इजिली कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से, पहले पर्टिकुलर न्यूज से स्टार्ट करते हैं और पहली न्यूज एक पॉजिटिव पॉइंट पे लेते हैं. तो फर्स्ट पेज की न्यूज ना लेते हुए मैंने ये एक मिड ऑफ द पेपर में से एक न्यूज ली है विच इज बेसिकली फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन फ्लैग्ड ऑफ. तो ये पर्टिकुलरली न्यूज क्या है आपकी, तो आपका ये बहुत हद तक इसे बहुत एक उपलब्धि माना जाता है. इसे एक पर्टिकुलर क्रेडिटेबल थिंग मानी जाती है कि अगर किसी कंट्री के अंदर में इस टाइप की वेसल्स हो, इस टाइप के लोग हों जो सर्कम नेविगेट कर सकते हैं वर्ल्ड को. ओके, और इंडिया जो है इसमें कई सालों से अराउंड 2008 से 2009 से इस टाइप के नए नए एक्सपीडिशन लॉन्च करता रहता है. एंड शुरुआत में हमने मेन एक्सपीडिशन भेजा, फिर हमने एक मिक्स एक्सपीडिशन भेजा और 2018-19 के अंदर में हमने पहला हमारा ऑल वुमेन क्रू भेजा फॉर सर्कम नेविगेटिंग द वर्ल्ड. ओके, और अब हम यहां पे इंडिया का फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन यहां से भेज रहे हैं. यानी कि ये क्या है, ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट ट्राई सर्विस. ट्राई सर्विस से यह मतलब है कि इसमें जो विमेन होंगी वो सिर्फ एयरफोर्स की नहीं होंगी, वो सिर्फ नेवी की नहीं होंगी, बल्कि वो तीनों आर्म फोर्सेस की पर्टिकुलर पर्सनल्स होंगे जो साथ में अब सर्कम नेविगेट करेंगे वर्ल्ड को. Okay, so this is going to be the first ever try service all women circumnavigation expedition in the world. And सबसे important इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, इस पर्टिकुलर चीज का, जो हमारा ये पर्टिकुलर एक्सपीडिशन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने रखा है समुद्र प्रदक्षिणा. समुद्र प्रदक्षिणा जो है ये इसका नाम है आपके फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन इन द वर्ल्ड. ओके, सेकंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर एक्सपीडिशन के लिए हम कौन सी वेसल यूज कर रहे हैं. तो उस वेसल का नाम है IASV त्रिवेणी. ओके, त्रिवेणी, तो ये त्रिवेणी नाम है ना, ये आपको याद रहना चाहिए. एक टाइप की यॉट है ये आपकी. ओके, बट हमारे काम का क्या है कि इस वेसल का नाम क्या है? वेसल का नाम है त्रिवेणी, जो पहली ऐसी वेसल है जिससे वर्ल्ड का पहला कोई भी ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन हम करने वाले हैं. उस एक्सरसाइज का नाम है समुद्र प्रदक्षिणा. ओके, तो ये हो गया आपका करंट पार्ट. बट हमेशा याद रखना, जब भी हम कोई करंट डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी. एंड लाइक आई टोल्ड यू कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि इससे पहले भी हमने कुछ ऐसा करा हुआ है क्या. तो यस, वी हैड दिस नाविका सागर परिक्रमा. नाविका सागर परिक्रमा जो फर्स्ट इंडियन ऑल वुमेन क्रू सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन था. ओके, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? फर्क इतना ही, इसमें सिर्फ नेवी के लोग थे, इसमें सिर्फ नेवल जो पर्टिकुलर विमेन कैडर थी वो ही इसके अंदर में इन्वॉल्व थी, और इसके अंदर में तीनों ट्राई सर्विस की जो विमेन है वो इन्वॉल्व है. तो इनमें ये मेन डिफरेंस है आपका. ये 17-18 में करा था ओवर योर वेसल तारिणी. तो तारिणी वेसल के साथ हमने करा था नाविका सागर परिक्रमा, और अब हम करें सागर प्रदक्षिणा, समुद्र प्रदक्षिणा. वो किस पे करा जा रहा है? त्रिवेणी पर्टिकुलर उसके पे, और वर्ल्ड का फर्स्ट ऑल वुमेन है. इसके अलावा मैं आपको 2 पॉइंट्स और यहां पे बता रहा हूं जो वन लाइनर्स के लिए, एलेट के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं. इनको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं. बहुत स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं. तो ये क्या है? पहला है, पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने सर्कम नेविगेट करा हो वर्ल्ड को. ओके, कौन थे जिन्होंने फर्स्ट इंडियन टू सर्कम नेविगेट द ग्लोब सोलो, मतलब अकेले उन्होंने पूरा का पूरा जो ग्लोब है उसको पर्टिकुलर सर्कम नेविगेट करा था. तो 2009-10 के अंदर में दिलीप डोंडे जो कैप्टन थे आपके नेवी के अंदर में, उन्होंने इस पर्टिकुलर एक्सपीडिशन को यहाँ पे करा हुआ है. तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट वन लाइनर हो जाएगा. दूसरा इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्या है आपका? वर्ल्ड के अंदर में फर्स्ट ऐसे कौन थे? तो सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर में जिन्होंने सर्कम नेविगेट करा था विच बिकेम एक्चुअली अ प्रूफ कि जो हमारा अर्थ है वो राउंड है, वो 15-19-20 में करा गया था बाय फर्डिनेंड मैगेलन. फर्डिनेंड मैजेलन जो है आपके, एंड ये ही है जो मैपिंग भी है, ये मैपिंग में भी थे. ऑल्दो इंटरेस्टिंगली जो एक्सपीडिशन था इसमें पूरे बहुत सारे लोग इस शिप पे गए थे, और फर्डिनेंड मैजेलन की जो डेथ है वो उस पर्टिकुलर एक्सपीडिशन में बीच में हो गई थी. तो बट स्टिल बिकॉज ही वाज द वन हु वाज लीडिंग दिस पर्टिकुलर एक्सपीडिशन, इसीलिए इन्हीं को फर्स्ट पर्सन माना जाता है या फर्स्ट एक्सपीडिशन माना जाता है जिन्होंने सर्कम नेविगेट करा था पूरे के पूरे ग्लोब को.
ओके तो ये कुछ द फर्स्ट इन सर्कम नेविगेशन के पॉइंट हो जाएंगे, प्लस ये हमारी करंट न्यूज हो गई। एंड इसके अलावा दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि पहला ऐसा ऑल वुमेन क्रू इंडिया से कौन सा था। ओके तो ये है आपका समुद्र प्रदक्षिणा। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और न्यूज देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट कंटेम्पलेट्स रेजिंग सिविल बॉर्डर गार्ड्स अलोंग चाइना बॉर्डर। तो यहां पे इंडिया प्लान कर रहा है कि अपार्ट फ्रॉम हैविंग आवर डिफेंस फोर्सेस, अपार्ट फ्रॉम हैविंग आवर पैरामिलिट्री फोर्सेस, हम हमारे इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर पे कुछ सिविल बॉर्डर गार्ड्स भी कर देंगे। अब ये सिविल बॉर्डर गार्ड्स क्या होते हैं उसको हम यहां पे समझेंगे। उससे पहले एक बार का हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पे कौन कौन सी फोर्सेस को हमने डिप्लॉय करा हुआ है। ओके तो पहली चीज तो ये कि सिविल बॉर्डर गार्ड्स एज अ नेम सजेस्ट कि ये ऑब्वियसली सिविल लोग हैं, मतलब कि ये मिलिट्री के या डिफेंस के लोग नहीं है, ये सिविलियन पॉपुलेशन है और ये वर्क कर रही है एज अ बॉर्डर गार्ड ऑन द बॉर्डर्स। ओके तो अभी करंटली इस टाइप की बॉर्डर गार्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट पे है, वो है राजस्थान। सो जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पे डिफेंस फोर्सेस को इंटेलिजेंस में और दो तीन चीजों में सपोर्ट करने के लिए आपकी जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको बॉर्डर गार्ड्स अपॉइंट किया गया है। इंडिया के अंदर में अराउंड ऐसी 7 स्टेट्स हैं जहां पे ये बॉर्डर गार्ड सिविलियंस को बॉर्डर गार्ड्स बनाना अलाउड है, जिसमें करंटली सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के ऊपर पे ही आपका ये है। और इनको इंडिया में बोला जाता है बॉर्डर विंग होम गार्ड, BWHG, बॉर्डर विंग होम गार्ड। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखेंगे, बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बोला जाता है। और यहां पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जस्ट लाइक वी हैव दीज सिविलियन होम गार्ड्स ऑन द पाकिस्तान बॉर्डर, हम इसी टाइप से चाइना बॉर्डर पे भी हमारे पर्टिकुलर बॉर्डर गार्ड्स को यहां पे अपॉइंट करेंगे। ओके अब आ जाते हैं हम बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर पे इंडिया पे। ओके तो इन एनी केस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में हमने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को अच्छे से किया था, बट उसके अलावा यू शुड नो इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री जो है उनके बीच में बॉर्डर्स की लेंथ क्या है और प्लस कौन सी वो पर्टिकुलर हमारी आर्म फोर्स है, कौन सा विंग है आर्म फोर्स का जो उसको बेसिकली वहां पे प्रोटेक्ट करता है या उसको वहां पे गार्ड करता है। ठीक है तो सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देख लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एज वेल एज योर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर दोनों को ही गार्ड करता है हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके सो रिमेंबर इट इज नॉट द इंडियन आर्मी जो इसको गार्ड करती है। ओके एक चीज समझना, हमारे जो बॉर्डर्स होते हैं उसमें इंडियन आर्मी तभी डिप्लॉय की जाती है जब वहां पे कोई एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट या वॉर हो रहा है, अदरवाइज इंडियन आर्मी जो होती है वो बॉर्डर्स को गार्ड नहीं करती है। अब आप कहेंगे कि सर हम तो सुनते हैं कि इंडिया आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर में तो आर्मी ही डिप्लॉय करी हुई है, बिकॉज उसको आप एक्टिव वॉर जोन कह सकते हो, एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन कह सकते हो, इसलिए वहां पे डिप्लॉयड है। नहीं तो अदरवाइज पीस टाइम के अंदर में आपकी आर्मी जो होती है वो बॉर्डर फोर्सेस पे, बॉर्डर के ऊपर पे डिप्लॉय नहीं की जाती है। ये जो फोर्सेस होती हैं आपकी जैसे BSF है, CRPF है, इनको डिप्लॉय करा जाता है अलग अलग जगह। ओके तो आपका जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है एज वेल एज इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज 3323 किलोमीटर। तो ये आपको याद भी होना चाहिए बिकॉज फॉर ऑपरेशन सिंदूर ऑल्सो। ओके तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF इस इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करती है। नेक्स्ट है इंडिया चाइना बॉर्डर है आपका ये 3488 किलोमीटर का, इसको गार्ड करता है ITBP। ओके इसको गार्ड करता है ITBP। एंड जहां पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जहां पे इश्यूज हैं, वहां पे इट इज द इंडियन आर्मी जो डिप्लॉयड रहती है। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया नेपाल बॉर्डर एंड योर इंडिया भूटान बॉर्डर। दोनों पे ही जो बॉर्डर पुलिसिंग करी जाती है दैट इज बाय द सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र नहीं सशस्त्र सीमा बल SSB, सशस्त्र सीमा बल आपका इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडिया भूटान बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो सबसे बड़ा है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर आपका बॉर्डर लेंथ है बिटवीन इंडिया एंड योर बांग्लादेश। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर इसी के साथ में है, इट इज गार्डेड बाय BSF। एंड फाइनली इंडिया म्यांमार बॉर्डर विच इज गार्डेड बाय द असम राइफल्स। Okay, so it is the Assam Rifles which does not guard the India-Bangladesh border, it basically guards the Indo-Myanmar border। तो ये पर्टिकुलर कुछ आपकी आर्म फोर्सेस हैं जो डिफरेंट बॉर्डर्स को यहाँ पे गार्ड करती है। इनकी लेंथ भी यहाँ पे आपके पास में इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना एंड योर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। एंड बिकॉज अभी नेपाल में भी इस तरह से इशू चल रहा है तो इंडिया नेपाल बॉर्डर भी आपको पता होना चाहिए उसकी क्या लेंथ है और उस पर कौन कौन सी हमारी फोर्सेज हैं जो उस पर डिप्लॉयड है। ओके रिगार्डिंग कंफ्यूजन
विद सम स्टूडेंट्स की सर इंडिया नेपाल बॉर्डर या इंडिया नेपाल इशू या नेपाल इशू जो चल रहा है उसको किस तरह से करना है। तो डोंट वरी, अभी वो पर्टिकुलर जो इशू है वो एंड नहीं हुआ है, तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई रेस नहीं जीतनी है। हमें हमारे क्लैट में अभी 2 महीने का टाइम है, तो अभी आप वेट करिए, आराम से वेट करिए। 10 दिन 15 दिन के बाद में हमें सिचुएशन प्रॉपर क्लियर हो जाएगी, जो भी चीज होनी है वो पर्टिकुलर चीजें हमें पता पड़ जाएंगी। अगर हम अभी करते हैं तो हमें एक तरफ से तो ये होगा कि यस हमने वो टॉपिक कर लिया है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज इवॉल्विंग सिचुएशन है तो इट इज पॉसिबल कि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी हम करना चाहे तो हिस्ट्री को अच्छे से कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो करंट इश्यू है अगर वो हमारा मिस आउट हो जाएगा तो हो सकता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो शायद वो क्वेश्चन हम ना कर पाए। तो इट इज बेटर लेट्स वेट, लेट्स दैट इश्यू टू सेटल डाउन, और जब वो सेटल हो जाएगा उसके बाद में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फो होगी उसको हम अच्छे से इसमें गो थ्रू करेंगे। ओके, एनीवे, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी जो इंडिया के अंदर में, दीज आर द कंट्रीज विद विच इंडिया शेयर्स अ बॉर्डर एंड दीज आर द फोर्सेस जो इसको करती है। एक चीज बच गई कि भाई हमारी जो ये पर्टिकुलर है कोस्टल बॉर्डर्स हैं, बेसिकली हमारा जो ओशन वाला बॉर्डर है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, तो उसके लिए वी हैव द कोस्ट गार्ड। ओके, तो उसके लिए है हमारे पास कोस्ट गार्ड, और जैसे ही हम एक पर्टिकुलर बॉर्डर क्रॉस करते हैं उसके बाद में इट इज द इंडियन नेवी। तो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर में तो नेवी है, और जहां पे कोस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात है तो इंडियन कोस्ट गार्ड है जो यहां पे प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग बॉर्डर सिक्योरिटी इन इंडिया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हो गए। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि ये आपके जो पर्टिकुलर सिविलियन होम गार्ड्स है इनको क्या बोला जाता है, तो इंडिया में इनको बोला जाता है बॉर्डर विंग होम गार्ड्स। ओके, क्या है ये? सिविलियन बेस्ड ऑक्सिलरी फोर्स रेज फ्रॉम बॉर्डर एरिया पॉपुलेशन। बॉर्डर के एरिया पे ही जो पॉपुलेशन रहती है, एंड यू कैन सी इट इन द केस ऑफ पंजाब ऑल्सो कि जब भी इंडिया पाकिस्तान फेयर अप होता है तो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर पे बहुत ज्यादा टेंशन होती है। सो दोज पीपल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कंफ्लिक्ट which is happening there. So because they are the one who are affected by it, why not include those people in border protection only? तो इसलिए civilian based auxiliary मतलब supportive force यहाँ पे रेस करी जाती है from the civilian population only जो आपके border area में रहती है। ancillary support provide करती है to regular border guarding forces। तो यहाँ पे एक तो इंडियन आर्मी हो गया, और जो बाकी हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखी वो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हो गई, उनको यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए होते हैं। करंटली ऑपरेशन ओनली इन राजस्थान, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू 7 स्टेट्स इन इंडिया, आपके जो नॉर्थ ईस्ट में है और ऊपर की बॉर्डर्स वाली, इन 7 स्टेट्स के अंदर में आप इनको डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, रोल क्या होता है? तो रोल तो है सपोर्टिव। तो पेट्रोलिंग में असिस्ट कर दिया आपने कि पेट्रोलिंग करनी है, कोई पर्टिकुलर बॉर्डर ज्यादा लेंथ है तो कुछ पर्टिकुलर जो कम आपके जहां पे इंकर्शंस होने के चांसेस कम होते हैं वहां पे आप पेट्रोलिंग के लिए BWHGs को यूज कर सकते हो। इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए एंड लाइजनिंग विद लोकल पॉपुलेशन, बेसिकली कनेक्ट बनाने के लिए ये पर्टिकुलर फोर्सेज हेल्प करी जाती हैं। फंक्शन एज अ वॉलंटरी फोर्स विच मींस नो वन इज फोर्स्ड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। इनको एक अराउंड 800-900 के बेसिस पे आपका एक पर्टिकुलर यहाँ रेम्युनरेशन भी दिया जाता है, यूजुअली इनलिस्टेड फॉर 3 to 4 ईयर। सो इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग जॉब। 3 से 4 साल के लिए किसी पर्सन को करा जाता है, उसके बाद में उसे वापस से सिविलियन पॉपुलेशन में मर्ज कर दिया जाता है। और ये MHA जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो जितने भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको यहाँ पे बेसिकली गार्ड करता है, उनके ऊपर सुपरवाइज करता है। सिमिलरली इट इज कंसिडरिंग कि अभी हमें इंडिया चाइना बॉर्डर पे भी इसको कर देना चाहिए। हियर आई हैव इंक्लूडेड अ प्रॉपर मैप ऑल्सो, सो दैट कि आप यहाँ पे देख पाओ कि BSF कहाँ पे है, असम राइफल्स कहाँ पे, ITBP कहाँ पे, SSB कहाँ पे है। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड मैप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर एक मैप ड्रॉ कर लीजिए, रेदर देन रिमेंबरिंग ऑल ऑफ दिस। इस टाइप से याद करने की बजाय माय सजेशन वुड बी कि आप एक मैप ड्रॉ करिए और मैप में जो जो पर्टिकुलर रीजन्स है उसको मार्क कर दीजिए कि ये पर्टिकुलर बॉर्डर है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेंथ है बॉर्डर की, और प्लस ये उसको फोर्स को यहाँ पे उसको कर दी है, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा, पिक्टोग्राफी मेमोरी होगी तो। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। CJ says Supreme Court will not sit idle if constitutional authority fails to discharge its duty। तो CJI ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रेस करा है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेस करा है, विच इज कि सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट अगर यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी तो वी कैन नॉट सिट आइडल, कि सुप्रीम कोर्ट विल नॉट सिट आइडल अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली नहीं करती है।
और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया गया है जो करंटली आपका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का हियरिंग चल रहा है विद रिगार्ड टू द तमिलनाडु पर्टिकुलर गवर्नर केस। तो इफ यू रिमेंबर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दिस ईयर। वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ईदर इन जीके और इन योर लीगल सेक्शन रिगार्डिंग दिस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो प्लीज इसको अच्छे से घोट के कर लेना, बिल्कुल प्रॉपरली कर लेना कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की पावर क्या होती है, इसके अंदर में क्या क्या इश्यूज पहले आ चुके हैं और करंट जो पर्टिकुलर इशू है उसमें क्या है। ओके तो यहां पे जो पर्टिकुलर कल की हेयरिंग हुई थी, इसके अंदर में गवर्नमेंट अपने आर्गुमेंट्स दिए और आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन दी है और ये लास्ट हियरिंग था, तो यहां पे कहीं ना कहीं फाइनल आर्गुमेंट्स दिए गए। अगर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊं यहां पे कि कल आर्गुमेंट्स क्या हुए, तो पहले गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल आपके, तो एक आपको मुझे काम करना है, इंडिया का अटॉर्नी जनरल कौन है ये नाम आपको पता होना चाहिए, और इंडिया का सॉलिसिटर जनरल कौन है, ये दो नाम मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया का अटॉर्नी जनरल कौन है और हमारा सॉलिसिटर जनरल कौन है, बिकॉज दीज आर द टू पर्टिकुलर लॉ ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू यहां आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। दे वर द वन हु सेड कि यहां पे जो पर्टिकुलर गवर्नर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो यहां पे कितना भी टाइम ले सकता है टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल शुड बी गिवन एसेंट और नॉट। एट द सेम टाइम अटॉर्नी जनरल ने, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने स्पेसिफिकली कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट इस टाइप से करना चाहिए, बिकॉज दिस मस्ट हैव बीन द इंटेंशन कि जो गवर्नर है उसके पास एसेंड करने की भी पावर है और विथहोल्ड करने की भी पावर है। ओके अब एसेंड करने का मतलब कि उसको अप्रूव कर दिया और विथहोल्ड करने का मतलब है कि यहां पे गवर्नर ने उसको रिजेक्ट कर दिया बिल को। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पर्टिकुलर जजमेंट दिया था जिसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लैरिफाई कर दिया है कि विथहोल्ड का करने का मतलब रिजेक्शन नहीं होता है, विथहोल्ड करने का मतलब होता है कि आप इसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हो। ओके तो यहां पे विथहोल्ड की पावर जो है, अब हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर के पास में नहीं है, या फिर उसका इंटरप्रिटेशन है कि उसको वापस से रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन आपको लेजिस्लेटिव असेंबली को करना है। ओके तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका काउंटर ये दिया कि यस वी एग्री कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिसाइड व्हाट द गवर्नर शुड डू, बट द सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड इन व्हाट रीजनेबल टाइम द गवर्नर शुड डिसाइड। ओके तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि भाई हम ये नहीं डिसाइड करेंगे या हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नर को इस पर्टिकुलर बिल के अंदर में क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये पर्टिकुलर जो बिल है इसमें क्या अमेंडमेंट या चेंजेस करने चाहिए, बट वी कैन एटलीस्ट पुट अ टाइमलाइन कि आपके गवर्नर को डिसीजन लेना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में। एंड नॉट जस्ट गवर्नर, स्टेट बिल्स की जब बात आती है तो इवन प्रेसिडेंट हैज टू फॉलो दिस पर्टिकुलर टाइमलाइन। एंड इफ यू रिमेंबर, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं द टाइमलाइन इज कि गवर्नर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, दोनों को स्टेट बिल के केस में, नॉट द पार्लियामेंट के बिल के केस में प्रेसिडेंट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, स्टेट बिल के केस के अंदर में जो गवर्नर है या प्रेसिडेंट है, दोनों को ही 3 मंथ्स के अंदर में डिसीजन लेना है कि वेदर उस पर्टिकुलर बिल को एसेंट देना है या फिर उसे विथहोल्ड करना है और उसको वापस से भेजना है, या थर्ड उसको प्रेसिडेंट के, यहां पे गवर्नर प्रेसिडेंट को उसके पास में रिजर्व करना है या नहीं करना है। तो तीनों ही सिचुएशन के अंदर में हमने 3 मंथ्स का टाइम यहां पे गवर्नर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिक्स कर दिया है। प्रेसिडेंट भी जो स्टेट बिल्स को यहां पे बेसिकली डिसाइड करेगा तो उसको भी 3 मंथ्स के अंदर में डिसाइड करना है। ओके तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। दूसरी चीज जो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी है कि दिस सुप्रीम कोर्ट इज अवेयर कि जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल टेररिज्म, विच इज व्हाट कि इतना भी जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए कि यहां पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को रिप्लेस करने का काम ही यहां पे जुडिशरी कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट सेड वी आर अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, बट एट द सेम टाइम वी टोटली रेस्पेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। ओके सेपरेशन ऑफ पावर को हम पूरा रेस्पेक्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेट करना, एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम है जुडिशियल रिव्यू करना। बट अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यहां पे आइडल बैठेंगे, अगर वो अपने पर्टिकुलर जो ड्यूटीज है उनको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, तो जुडिशरी की ये ड्यूटी है कि वो यहां पे प्रोएक्टिव होकर एक्शन ले। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि वी बेसिकली रेस्पेक्ट योर सेपरेशन ऑफ पावर्स, बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट गोइंग टू सिट आइडल अगर लेजिस्लेचर या जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली नहीं निभाता है। तो दिस इज व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स राइट नाउ इन द कोर्ट्स। सो अगेन ये समझने का टॉपिक है
3 मंथ्स की टाइमलाइन हम ये सब पहले कर चुके हैं, तो अगर वो आपने नहीं लिखा है तो उसको आप लिख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर को और आपके जुडिशियल एक्टिविज्म को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से ट्रीट करा है, व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय द अटॉर्नी जनरल एंड योर सॉलिसिटर जनरल, एंड उसको किस तरीके से काउंटर करा है, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे टैकल करा है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। वर्किंग टू ब्लेंड आइसोब्यूटेनॉल विद डीजल आफ्टर इथेनॉल ब्लेंडिंग फेल्ड। तो अभी रिसेंटली हम न्यूज में बहुत पढ़ रहे हैं कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है, एक तो हमने उसको इस साल अचीव कर लिया है, तो फिर आपके न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को यहां पे इन्फोर्स तो कर दिया है, बट क्या एक्चुअल में ये कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, या फिर इसके नेगेटिव इफेक्ट जो है वो ज्यादा फेस हो रहे हैं। ओके, तो इथेनॉल जो है इसका क्रिटिसिज्म क्या है, अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करोगे, कहीं भी न्यूज साइकिल फॉलो करोगे, तो उसमें इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। एंड वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर इथेनॉल ब्लेंडिंग इज कि इससे शायद आपके जो पर्टिकुलर व्हीकल्स हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, उसके अंदर में रस्टिंग के इश्यूज, उसके अंदर में आपके व्हीकल परफॉर्मेंस के, माइलेज के इश्यूज रेज हो रहे हैं। तो यहां पे एक जो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारे व्हीकल्स को कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट फेल होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग वाज कि बिकॉज अगर हम 20% इथेनॉल रहेंगे तो हमारा उतना ही इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम ये कंज्यूमर को भी या कस्टमर को भी थोड़ी चीपर रेट पे मिलेगा। बट यहां पे गवर्नमेंट ने जो पर्टिकुलर पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस हैं उनको बिल्कुल भी कम नहीं करा है, विच मीन्स कि जो बेनिफिट एक एंड कंज्यूमर को मिलना चाहिए था वो पर्टिकुलर कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है। बिकॉज आज भी हम, पहले जब हम 100% पेट्रोल के लिए 100 रुपीस दे रहे थे, तो आज हम 80% पेट्रोल के लिए भी 100 रुपीस ही दे रहे हैं। तो जो पर्टिकुलर कॉस्ट सेविंग हमें होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो रही है। ओके, ये न्यूज हम क्यों पढ़ रहे हैं, अभी करंटली क्या है, तो पेट्रोल के अंदर में तो इथेनॉल ब्लेंडिंग आपका सक्सेसफुल हुआ है, बट जो डीजल के साथ में हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग करा था वो पर्टिकुलर चीज फेल हो रहा है। तो नॉट जस्ट 20% बट 10% इथेनॉल मिक्स कर भी रहे हैं हम डीजल में, तो उसके बाद में आपके व्हीकल जो है वो उस टेस्टिंग फेज के अंदर में, बिकॉज कंबशन इश्यूज आ रहे हैं उसके अंदर में, पॉल्यूशन इश्यूज आ रहे हैं उसके अंदर में, इसलिए वो पर्टिकुलर फेल हो गया। तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, योर पर्टिकुलर दिस मिनिस्टर नितिन गडकरी जो आपके हाईवे मिनिस्टर हैं, दे हैव डिसाइडेड कि हम यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग ना करके डीजल के साथ में हम आइसोब्यूटेनॉल जो होता है आपका, अगेन दिस इज ऑल्सो समथिंग जो आपका एक ऑल्टरनेटिव है डीजल का, आइसोब्यूटेनॉल जो है उसके साथ में हम ब्लेंड करेंगे डीजल को, सो दैट वहां पर भी हमारा डीजल का जो इंपोर्ट बिल है उसको हम कंट्रोल कर सके। ओके, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग डीजल में फेल हुई है, पेट्रोल में सक्सेसफुली आपकी रन कर रही है, बट एट द सेम टाइम उसके भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो एक बार का ये प्रॉज और कॉन्स जो है ये अच्छे से कर लीजिए आप इथेनॉल के। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आपके एग्जाम के अंदर में इंग्लिश का सेक्शन भी है, रीजनिंग का सेक्शन भी है और जीके सेक्शन तो है ही। इन तीनों में इथेनॉल के ऊपर पे आपका बहुत अच्छा पैसेज आ सकता है। एंड ऑल्सो ये भी न्यूज के अंदर में आप ये मत समझिए कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो ये काम का नहीं है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज इथेनॉल? इथेनॉल इज एन अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन, मेज एंड अदर बायोमास। ओके, तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं लाइक शुगर केन, मेज और बाकी के बायोमास, उसी को ही हम यहाँ पे प्रोसेस करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करके इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। केमिस्ट्री स्टूडेंट मस्ट नो, OL आ गया है तो यहाँ पे वो अल्कोहल के साथ में आ जाता है। तो इथेनॉल जो है इट इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर फ्यूल। और हमने यहाँ पे टारगेट रखा था, स्टार्ट करा था हमने 5% से 10% करा, 10 से 20% करा, और वी डिसाइडेड कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में बाय 2030। तो दिस वाज आवर गोल जो बायोफ्यूल पॉलिसी 2022 में हमने करी थी, और उसके बाद में हमने 2030 से इसको कर दिया था 2025 और उसको हमने अचीव कर लिया है। तो 5 इयर्स अहेड ऑफ टारगेट हमने ये पर्टिकुलर गोल अचीव कर लिया है E20 फ्यूल का। अब यहां पे जो गवर्नमेंट है उसका नेक्स्ट गोल है E27। ओके, E27 है। एंड
27% तक का इथेनॉल आपके जितने भी कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, उसमें इजीली यूज किया जा सकता है। हाउ इट कैन बी यूज, वी हैव एन एग्जांपल। देयर इज वन कंट्री जो इजीली, बहुत स्मूथली, जिसने E27 के ऊपर पे मूव ऑन कर लिया है, बट एट द सेम टाइम वहां पे E0 भी अवेलेबल है कि अगर आपको बिल्कुल इथेनॉल नहीं चाहिए, E10 भी अवेलेबल होता है पंप पे, E20 भी अवेलेबल होता है और E27 भी अवेलेबल होता है, और सबकी प्राइसेस अलग अलग होती हैं। तो कंपिटेटिव प्राइसेस होती हैं, आपकी कार की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो फ्यूल जो होता है वो अवेलेबल हो जाता है। तो यहां पे 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2025 में अचीव कर लिया है, बट ब्लेंडिंग इथेनॉल विद डीजल 10%, इवन 10% हैज फेल्ड इन ट्रायल्स, यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम डीजल के साथ नहीं कर पाए। ओके, एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं प्रोस क्या होते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के और कॉन्स क्या होते हैं। तो कुछ तो आपके सामने ही है कि भाई शुगर केन मेज इनसे बन रहा है, तो फार्मर्स को एक ऑल्टरनेटिव इनकम हो जाएगी। 20% 27% अगर हम इथेनॉल लेंगे जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारा अकॉर्डिंगली इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। ओके, तो यहीं पे यही पॉइंट्स मिलेंगे। फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स और एनर्जी सिक्योरिटी बेटर हो रही है। एडिशनल इनकम फॉर फार्मर्स यहां पे हो रही है आपके, तो दो ये बेनिफिट हो गए। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, इथेनॉल हैज लोअर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट एमिशन कंपेयर टू पेट्रोल डीजल, यानी कि एनवायरमेंट को भी सेव करने में, पॉल्यूशन कंट्रोल करने में भी ये इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। लेसर, लोअर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना कि हायर। तो एग्जामिनर इसको स्टेटमेंट बेस पूछ सकता है, इथेनॉल हैज हायर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दैट्स व्हाई इट्स नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट। सो यू वुड नो कि नहीं, इट इज लोअर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये बेटर है एनवायरमेंट के लिए, और जो हमारा सरप्लस हो रहा है एग्रीकल्चर का, उसको भी हम आज यूज कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव सर्टेन चैलेंजेस। पहला तो यह है कि डीजल के साथ तो ये सक्सेसफुल ही नहीं हुआ है। कंबशन इश्यूज हैं मेनली आपके, कि वो बेसिकली बर्न नहीं हो रहा है इथेनॉल डीजल के साथ मिक्स होकर अच्छे से, तो वो आपका वेस्ट ही हो रहा है। सेकेंड इज इट इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, तो विच मीन्स कि अगर मैं आपके साथ पेट्रोल और इथेनॉल मिक्स करके डाल रहा हूं, तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर में मॉइस्चर होता है उसको अट्रैक्ट करता है। अब आप समझ जाइए, अगर मेरे पर्टिकुलर फ्यूल टैंक के अंदर में मॉइस्चर जाएगा तो उसके अंदर में रस्टिंग होगा, फिर वो जो फ्यूल जहां भी जाएगा, पाइप्स में जाएगा, आपके इंजन में जाएगा, कार्बोरेटर में जाएगा, वो सबको रस्ट करेगा, उसको खराब करेगा, विच में लीड टू इंजन कोरोजन। ओके, तो ये हर जगह इस तरह से अंदर से कोरोड कर सकता है। द गुड न्यूज इज कि जो E20 कंप्लायंट व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर में कोरोजन होगा तो सही, बट इतना नहीं होगा, पार्ट्स इस तरह से खराब नहीं होंगे, बट आपको जो E20 कंप्लायंट पार्ट्स होते हैं वही लेने पड़ेंगे, जो ऑब्वियसली मार्केट में आपको थोड़े महंगे मिलेंगे। ओके, ब्लेंडिंग एट हायर परसेंटेज में अफेक्ट व्हीकल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। तो फॉर एग्जांपल कि जब हम कोई कार बाय करते हैं, तो वी आर इंटरेस्टेड इन द टॉप स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर कार, एंड इंडिया के अंदर में बिकॉज वी आर समवन जो एफिशिएंसी में बिलीव करता है, तो हमें माइलेज से भी फर्क पड़ता है। तो यहां पे हमारे दोनों पे ही इंपैक्ट पड़ता है, व्हीकल परफॉर्मेंस पे भी और एफिशिएंसीज पे। एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू compete with food security because now a farmer has two options, either take the sugarcane to a sugar mill or take the sugarcane to a ethanol production house। तो यहां पे वो sugarcane है डाइवर्ट होगी, तो sugarcane की कमी होगी, तो पॉसिबली हमारी जो शुगर प्राइसेस हैं, शुगर की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो अनफुलफिल्ड हो जाए, और फिर शायद हम इंपोर्ट करें या फिर हमें इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़े। एट द सेम टाइम देयर इज अ एनवायरमेंटल कंसर्न ऑल्सो। यहाँ पे एनवायरमेंट बेनिफिट है और कंसर्न क्या है, अब देखिए जो शुगर केन है, मेज है, ये सब आपके वाटर ग्रजलिंग क्रॉप्स है, बहुत वाटर यूज करते हैं ये। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अगर इसको ड्राउट प्रोन रीजन के अंदर में या वाटर स्कैर्स रीजन के अंदर में ग्रो करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। ओके, तो ये कॉन्स हो जाएंगे। और यहाँ पे आइसोब्यूटेनॉल को अल्टरनेटिव प्रोड्यूस करा गया है, अल्कोहल बेस्ड कंपाउंड फ्लेमेबल यूज इन सॉल्वेंट्स, पेंट्स और कोटिंग। तो हम आइसोब्यूटेनॉल को पहले ही इंडस्ट्रीज के अंदर में, केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो यहाँ पे इट हैज कम अप एज एन ऑल्टरनेटिव। और 10% आइसोब्यूटेनॉल को IRAI जो आपको इन ऑटोमोटिव्स को यहाँ पे बेसिकली रेगुलेट कर रही है और उनको ट्रायल कर रही है, वो 10% आइसोब्यूटेनॉल को साथ मिक्स कर रही है डीजल को, और वहां पे हमें थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके, तो ये था रिगार्डिंग योर पर्टिकुलर फेलियर ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड हैविंग आइसोब्यूटेनॉल एज एन ऑल्टरनेटिव टू योर इथेनॉल ब्लेंडिंग।
नेक्स्ट पे आते हैं। सो ये साइंस सेक्शन हिंदू में जो आया है, आई ऑलवेज टोल्ड यू कि आप भाई जब भी साइंस सेक्शन आया आपका हिंदू में, उसको इग्नोर ना करें। उसके अंदर में बहुत बार आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो आपका डेंगी होता है, चिकनगुनिया होता है आपका, वो और डेंगी, चिकनगुनिया और जीका वायरस, आपकी जो पर्टिकुलर ये 3 टाइप के बहुत मेजर मॉस्किटो बाइट वाले जो आपके डिजीजेस हैं, आपके ये बुखार हैं आपके, ये जो पर्टिकुलर बुखार है ये एक ही स्पीशी है आपके मॉस्किटो का, जिसकी वजह से, जिसके काटने से ये होता है। तो यहां पे आपका ये आर्टिकल आया साइंस में कि हमें फॉग को क्लियर करना चाहिए। और बेसिकली आपने सुना होगा कि हम फ्यूमिगेशन करते रहते हैं बार बार, इस टाइप से जो आपका केमिकल होता है उसका छिड़काव करते हैं। तो हियर इट इज गिविंग अस एन इंफॉर्मेशन कि जो रिसेंट स्टडीज है उसमें इट हैज बीन फाउंड आउट कि ये जो पर्टिकुलर फ्यूमिगेशन एक्सरसाइज है इट डज नॉट वर्क ऑन एडिस बॉर्न मॉस्किटोज। तो जो एडिस स्पीशीज के मॉस्किटो होते हैं उस पर ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। तो फ्यूमिगेशन इज नॉट अ गुड पर्टिकुलर ट्रीटमेंट मेथड फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ मॉस्किटोज एंड वी हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। ओके, तो यहां पे बहुत अच्छा आर्टिकल आया एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि भाई मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। होना नहीं मतलब पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में हम समझ लेते हैं। इसके अलावा आई हैव इंक्लूडेड मलेरिया आल्सो इनटू इट सो दैट हम जो तीनों चारों मॉस्किटो बॉर्न डिजीज हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकता है वो हम कवर कर लें। ओके, तो पहले एडिस बॉर्न वायरल डिजीजेस, मतलब एडिस स्पीशी के जो पर्टिकुलर मॉस्किटो होते हैं उनसे कौन कौन से हमारे डिजीज हो सकती हैं। तो जो आपका एडिस स्पेसिफिक आपका स्पीशी होगा उससे डेंगी, जीका और चिकनगुनिया टाइप के आपके डिजीज हो सकते हैं। कौन से पर्टिकुलर वेक्टर्स हैं, एक तो है एडिस इजिप्टी है और एडिस एल्बोपिक्टस है। तो ये 2 ब्रीड्स हैं मॉस्किटोज की जो आपको डेंगी, जीका और चिकनगुनिया कॉज कर सकते हैं। एक एनोफिलिस होता है, अभी हम पढ़ेंगे, वो आपका मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटो है। इस मॉस्किटो से आपको मलेरिया नहीं हो सकता, उस मॉस्किटो से काटने से आपको डेंगी, जीका और चिकनगुनिया नहीं हो सकता। हमेशा एडिस इजिप्टी जो इंडिया में बहुत कॉमन है और दूसरा एडिस एलोपिक्टस जो इंडिया में कम कॉमन है, अफ्रीका में ज्यादा है। ये पर्टिकुलर 2 स्पीशीज हैं आपके उस मॉस्किटो की जो बेसिकली आपको ये पर्टिकुलर डिजीज कर सकते हैं। एक्टिव इंडोर्स ड्यूरिंग द डे, ऑल्सो एट नाइट अंडर आर्टिफिशियल लाइट। तो ये एक्टिव कब होते हैं, आपको कब काटेंगे, या तो डे टाइम में काटेंगे या फिर आपके रात को भी आप लाइट जला के बैठे हो तो आपको ये काट सकता है आर्टिफिशियल लाइट में। अदरवाइज दे आर डोरमेंट एट द नाइट टाइम। ठीक है, अब तीनों डिजीज देख लेते हैं। पहले है डेंगी। डेंगी कैसे होता है, तो एक तो याद रखना तीनों वायरस से होते हैं। तो डेंगी वायरस होता है आपका फ्लेवी वायरस की जो फैमिली, इट्स अ फैमिली ऑफ वायरसेस जिसका एक पार्ट है डेंगी वायरस, जिससे आपका डेंगी होता है। 4 सीरोटाइप्स हैं, डेन 1 से डेन 4, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके फ्लेवी वायरस के डेंगी वायरस होते हैं जो बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ मोर्टेलिटी कॉज कर सकते हैं। हाई फीवर, जॉइंट पेन, रैश, ब्रेक बॉर्न फीवर भी बोला जाता है, इसको ब्रेक बॉर्न फीवर भी बोला जाता है डेंगू के अंदर में, बिकॉज इतना ज्यादा बॉडी टूटता है। सीवियर केसेस डेंगू हेमरेजिक फीवर, शॉक सिंड्रोम हो सकता है जिससे इवन डेथ कैन बी द रिजल्ट। ओके, तो ये डेंगू हो जाएगा। मोर्टेलिटी कैन बी फेटल इफ अनट्रीटेड, तो ट्रीट करना जरूरी है। व्हाट अबाउट वैक्सीन, सो यस देयर इज अ वैक्सीन फॉर डेंगू विच इज डेंग वैक्सिया, जो लाइसेंस है सब कंट्री में, इंडिया में अभी ट्रायल चल रही है और ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक है। फीवर आए तो फीवर की गोली, कुछ और हेडेक है तो हेडेक की गोली, इस तरह से ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट इज योर जीका वायरस। अराउंड 15-16 के अंदर में देयर इज अ कंट्री ब्राजील, ब्राजील के अंदर में इसका बड़ा आउटब्रेक हुआ था और इससे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर में माइक्रोसिफेली, जिनमें उनका ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं होता है, वो बीमारी हो सकती है। तो जीका वायरस आपका फ्लेवी वायरस जो फैमिली है वायरसेस की, उसके अंदर में आता है। इट कॉजेज माइक्रोसिफेली एंड कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स इन न्यूबॉर्न्स। माइक्रोसिफेली इज बेसिकली ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं होता है, हेड जो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा ज्यादा, और एक बच्चा जो होता है वो फिर अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता है। बहुत सिचुएशन के अंदर में बाय द एज ऑफ 8 और 10 उनकी डेथ भी हो जाती है एंड अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू हैव नॉर्मल लाइफ। तो ये भी ध्यान रखने की बहुत जरूरी है कि जीका वायरस ना हो। व्हाट इज द वैक्सीन, सो देयर इज नो वैक्सीन राइट नाउ, इज देयर एनी ट्रीटमेंट, सो नो ट्रीटमेंट आल्सो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है विच मींस कि हमें इससे बचना जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और आउटब्रेक लार्ज एपिडेमिक हुआ था आपका ब्राजील के अंदर में 2015-16 में।
चिकनगुनिया है, अगेन वेरी कॉमन इन इंडिया, कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस। सो जस्ट लाइक आपका जो ये जीका वायरस है, डेंगू वायरस है, ऐसे चिकनगुनिया वायरस है आपका। हाई फीवर है, सीवियर जॉइंट पेन होता है, मोर्टेलिटी लो है, बट मेजर मॉर्बिडिटी ड्यू टू प्रोलॉन्ग जॉइंट इश्यूज, तो ज्यादा इश्यूज की वजह से यहाँ पे डेथ हो सकती है। वैक्सीन अभी कोई भी नहीं है, ट्रीटमेंट भी सपोर्टिव थेरेपी ही है। ओके तो ये है आपके जो एडिस स्पीशीज से होते हैं। दूसरा है मलेरिया, जो एडिस से नहीं होता है, एनोफिलिस बॉर्न पर्टिकुलर है। कॉज क्या होता है, तो एक प्लाज्मोडियम होता है विच इज अ पैरासाइट। तो मॉस्किटो के अंदर में ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। जब मॉस्किटो आपको बाइट करता है तो ये उसके थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर जाता है, जिससे आपको ये पर्टिकुलर मलेरिया होता है। मलेरिया इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कई टाइप्स होते हैं, फेल्सीपेरम, बाइवैक्स, ओवेल, मलेरिया, नोलेसी। एनोफिलिस के आगे फेल्सीपेरम, एनोफिलिस वाइवैक्स, एनोफिलिस ओवेली, इस तरह के आपके ये पर्टिकुलर टाइप्स हो जाते हैं डिफरेंट पैरासाइट्स के। वेक्टर एनोफिलिस मॉस्किटो है, नाइट बाइटर्स, यानी कि मलेरिया जो है दिन में मच्छर नहीं काटता है मलेरिया का, वो मच्छर मलेरिया का मच्छर आपको रात को ही काटता है। ओके तो ओके ये यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हो गया है। सिम्टम्स क्या है, साइक्लिकल फीवर, चिल्स, अनीमिया, सीवियर मलेरिया कॉजेस ऑर्गन फेलियर। तो डेथ भी सबसे ज्यादा मलेरिया से ही डेथ होती है आपके जो वेक्टर बोर्न डिजीजेस हैं। 6 लाख पर डेथ एनुअली होती है। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही होती हैं। बट द गुड न्यूज इज रिसेंटली, बहुत रिसेंटली आपकी वैक्सीन भी आई। फर्स्ट वैक्सीन WHO रिकमेंडेड अप्रूव्ड वैक्सीन जो है उसका नाम है RTS-X मॉस्क्यूरिक्स, ये इसका ब्रांड नेम है। जैसे आपका कोविशील्ड आपका सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है, सिमिलरली ये इसका ब्रांड नेम है। एक्चुअल में वैक्सीन का नाम है RTS-S। दूसरी है एक R21 या मैट्रिक्स एम। R21 इज द नेम ऑफ द वैक्सीन। तो ये न्यूअर वैक्सीन है, दिस इज मोर इफेक्टिव, बट ये अप्रूव्ड वैक्सीन है और फर्स्ट वैक्सीन है आपकी जो WHO अप्रूव्ड है फॉर मलेरिया। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इज देयर फॉर योर मलेरिया ऑल्सो। आर्टमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज होती हैं, ACDs बोला जाता है। यही ट्रीटमेंट जब भी मलेरिया होता है वर्ल्ड में कहीं भी किसी को, तो यही ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। तो अब यहाँ पे कंट्रोल मेजर्स और चैलेंजेस और देख लेते हैं जो आपके हैंडआउट के अंदर में मेंशन है। इनइफेक्टिव मेथड्स, आउटडोर फ्यूमिगेशन, वेपराइजर्स, बेड नेट्स, तो ये काम के नहीं होते इसके केस में, बिकॉज मच्छर दिन में काटता है। और फ्यूमिगेशन जो होता है, दिस हैज आल्सो बीन फाउंड टू बी नॉट इफेक्टिव फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ मॉस्किटो, बट देयर इज एन ऑल्टरनेटिव। और बहुत इंटरेस्टिंग है, वोल्बाचिया मॉस्किटो होता है। तो वोल्बाचिया इज बेसिकली अ बैक्टीरिया। तो अगर वोल्बाचिया बैक्टीरिया को मैं एडिस स्पीशी के पर्टिकुलर मॉस्किटो में इंट्रोड्यूस कर दूं, फॉर एग्जांपल कि अगर एडिस ब्रीड का कोई पर्टिकुलर लेट्स से फीमेल है और यहाँ पे वोल्बाचिया मॉस्किटो है जिसमें वोल्बाचिया बैक्टीरिया है, अगर वो मेट करेंगे तो उसके जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो बेसिकली ऑफस्प्रिंग होंगे जो आपके मलेरिया को, मलेरिया क्या, आपके एडिस वाली जो जीन है उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। विच मींस कि जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होगी उस मॉस्किटो की, वो बाइट करेगा, खुजली तो होगी बट उससे आपको डेंगू, जीका और चिकनगुनिया नहीं होगा। तो यहाँ पे कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, यहाँ पे गलत को काटता है। वोल्बाचिया बैक्टीरिया आपके यहाँ पे उस वायरस को खत्म कर देता है और आपको यहाँ पे बेसिकली डेंगू, जीका और चिकनगुनिया नहीं होता है। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर अस। ओके तो ये जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपके लिए, तो आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार का इसको अच्छे से कर लीजिए, एक जगह नोट कर लीजिए, आपको बार बार कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाई आर यूरोपियन नेशंस नाउ मूविंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। तो इजराइल पैलेस्टीन इशू जो है ये अभी तक एंड होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी रिसेंटली यू मस्ट हैव रेड कि इजराइल ने एक थर्ड कंट्री में, कतर की कंट्री में, जहां हमास का एक ऑफिशियल ऑफिस है, वहां पे जाके अटैक करा है। विच मींस इजराइल हैज फाइनली अटैक्ड अ थर्ड कंट्री ऑल्सो, क्लेमिंग कि उसको उस कंट्री के अंदर में हमारे जो पर्टिकुलर एनिमी के लोग, एनिमी है वो पर्टिकुलर लोग वहां पे आपका हमारा जो पर्टिकुलर या उनका जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है वहां से रन कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर कॉज के बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे क्या करा है, कतर के ऊपर पे, कतर के अंदर में जाके अटैक करा है, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग। एंड इससे पॉसिबली जो इजराइल पैलेस्टीन इशू है ये वापस से इंटरनेशनली फ्लेयर अप हो सकता है। बिकॉज अगर लेट्स से किसी थर्ड कंट्री में आप अगर आपके एनिमी को भी अटैक करते हो तो थर्ड कंट्री जो है उसकी सॉवरेनिटी को आप ब्रीच कर रहे हो, एंड नाउ दैट कंट्री हैज फुल राइट टू रिस्पॉन्ड टू यू।
ओके, सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर इश्यू है उसको जिसको हम टैकल कर रहे हैं, इट इज रिगार्डिंग द फैक्ट कि बिकॉज इजराइल गाजा के अंदर में वी कैन कॉल इट इवन नाउ जीनोसाइड, करीब करीब कुछ वैसा ही कर रहा है। सो समथिंग विच द जूइश पीपल देमसेल्फ फेस्ड इन द सिंस द फर्स्ट सेंचुरी एडी, फर्स्ट सेंचुरी से ही वो फेस कर रहे हैं, और पिछले 2000 ईयर्स तक उनको इसी तरह से आपका परसिक्यूट करा गया। इवन हिटलर ने होलोकॉस्ट कंडक्ट करा जिसमें एक प्रॉपर जीनोसाइड करा गया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में। इजराइल भी कहीं ना कहीं गाजा में कुछ ऐसा ही कर रहा है, बट बिकॉज आज की बहुत पोलराइज्ड वर्ल्ड है, ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज हैव स्टार्टेड लुकिंग द अदर वे, इस वजह से इजराइल ओपनली इस तरह से ये चीजें कर पा रहा है, थर्ड कंट्री में भी अटैक कर पा रहा है। बट एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ यहाँ पे इजराइल को कंट्रोल करने के लिए या एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कि सारी हद ही ना पार हो जाए, यूरोपियन कंट्रीज हैव कम फॉरवर्ड एंड नाउ दे हैव डिसाइडेड कि पिछले 50 साल से दे हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज अ कंट्री, एंड नाउ फ्यू कंट्रीज हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इट, यूरोपियन कंट्रीज, एंड सम बिग कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड अदर्स आर डिसाइडिंग टू बेसिकली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ कंट्री। और इससे इजराइल का जो स्टांस है रिगार्डिंग दैट देयर कैन बी ओनली वन कंट्री व्हिच इज गोइंग टू बी इजराइल इज बेसिकली डिमिनिशिंग इन इट्स पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस। ओके, तो यहां पे ऐसा नहीं है कि इजराइल को हर जगह ही फ्री हैंड मिल रहा है, रेदर देन यूजिंग मिलिट्री मेजर्स, यहां पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो एक पर्टिकुलर मॉरल अपना पर्टिकुलर स्टैंड ले रही है और पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने का अब कर रही है। ओके, अब पहले आपको समझना है रिकॉग्निशन क्या होता है, तो यहां मैं ब्रीफ में समझा रहा हूं, बट अगेन लॉ ऑफ रिकॉग्निशन पे आपका एक MIT बना हुआ है क्लैटप्लस के चैनल पे ही, उसको देखिए, आपको लॉ ऑफ रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके आंसर आपको डिटेल में मिल जाएंगे। ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली इज रिकॉग्निशन? तो रिकॉग्निशन इज बेसिकली द फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट बाय वन पर्टिकुलर कंट्री दैट द अदर कंट्री इज आल्सो अ स्टेट, which means कि we are going to have formal diplomatic relation with that country। तो इसके लिए जो सबसे पुराना कन्वेंशन इंटरनेशनल लॉ है वो गिवन है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में, जिसमें 4 क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाते हैं तो आप किसी कंट्री को स्टेट कंसिडर कर सकते हो। पहला, उस कंट्री की परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, विच मीन्स की माइग्रेटरी पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, इट शुड हैव अ डिफाइंड टेरिटरी, उसकी एक डिफाइंड पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। थर्ड, उसमें एक फंक्शनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंड फोर्थ इज उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए टू एंटर रिलेशंस विद अदर स्टेट। तो अगर ये 4 कंडीशन कोई फुलफिल कर देता है, पैलेस्टीनी फुलफिल कर देता है, तो उसको आप स्टेट कंसीडर कर सकते हो एज पर मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। ओके, तो ये है जो 33 का कन्वेंशन है। इट वाज मेड बेसिकली फॉर यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप में कैसे कंट्रीज अपने आप को स्टेट कंसीडर कर सकती हैं। हाउएवर ये आज हमारे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, मतलब कस्टम्स का पार्ट है, इसको रिवाज में माना जाता है, रीति मानी गई हमारी ये, तो इंटरनेशनल लॉ में यही स्टेट के लिए होता है। हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी कि ये कंडीशन फुलफिल हो तभी आप उसको यहां पे आप अडॉप्ट करोगे, इसके बिना भी अगर कंट्री चाहे तो रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। ओके, तो पैलेस्टीन का केस कहां से आता है? तो पैलेस्टीन क्लेम करता है स्टेटहुड, स्टेटिंग कि जो वेस्ट बैंक रीजन है, गाजा रीजन है और ईस्ट जेरूसलम है, दिस इज द करंट पैलेस्टीन। तो ये पर्टिकुलर हमारी एक डिफाइंड टेरिटरी हो जाएगी। इसके अंदर में वी हैव दिस परमानेंट पॉपुलेशन, यस वी हैव अ PLO गवर्नमेंट आल्सो, फतेह करके गवर्नमेंट भी लॉन्च कर रखी है, एंड वी हैव द कैपेसिटी टू एंटर रिलेशंस इन विद अदर पर्टिकुलर ग्रुप आल्सो। फॉर एग्जांपल ऑस्लो अकॉर्ड्स आपके PLO और इजराइल के बीच में ही हुए थे। PLO इज द वन जो गवर्न करती है, विच मींस इवन इजराइल जो अभी पैलेस्टीन को अपोज करा उसने भी इस PLO के साथ में जो गवर्निंग बॉडी है उसके साथ में एग्रीमेंट साइन किया है। इजराइल डिस्प्यूट सॉवरेनिटी एंड कंटिन्यूस सेटलमेंट एक्सपेंशन रिजेक्टिंग अ 2-स्टेट सॉल्यूशन। तो 2-स्टेट सॉल्यूशन आपके UN में आया था, बट अब वो उसको रिजेक्ट करता है। UN का रिकॉग्निशन क्या है? तो यस, UN हैज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज एन ऑब्जर्वर स्टेट, नॉट एज अ मेंबर स्टेट बट एज एन ऑब्जर्वर स्टेट इन द 2012, इन द ईयर 2012। तो जनरल असेंबली ने इस तरीके से कर लिया था, एंड करंटली 140 UN मेंबर्स रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। ओके, इंडिया ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। तो यू टेल मी दिस कि इंडिया ने पैलेस्टीन को किस साल में रिकॉग्नाइज किया था? एंड आई वुड से कि आप पैलेस्टीन का भी बता दीजिए कब करा था, और इजराइल को इंडिया ने कब रिकॉग्नाइज किया है ये भी आप मुझे बता दीजिए।
Okay, now what is the current issue? तो यूरोपियन कंट्रीज हैव स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज रिसेंटली। आपकी जो ये सिन कंट्रीज है, सिन से याद कर सकते हो, लास्ट ईयर की न्यूज है, स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे, इन 3 कंट्रीज ने जो पिछले 50 साल से पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, दे हैव डिसाइडेड टू बेसिकली दे हैव नॉट डिसाइडेड, दे हैव रिकॉग्नाइज योर कंट्री ऑफ पैलेस्टीन। एंड नाउ सर्टेन कंट्रीज लाइक फ्रांस, यूके, दे हैव ऑल्सो गिवन अ गो हेड कि पॉसिबली इसी सितंबर के अंदर में, जो अभी हमारा मंथ चल रहा है, जब जनरल असेंबली का सेशन होगा न्यूयॉर्क में, दे would also recognize Palestine as a sovereign country. But at the same time, yes, some reluctant state, basically your Germany, Austria, but इनका reason historical है। Germany, which was basically ruled by Hitler at the time of World War II, and Austria, which was also some more or less under Hitler's control or in Germany's control. These were the 2 countries where a lot of Jewish people were killed during Holocaust. So because of that particular historical reason, as of now, they have not decided to recognize Palestine. Okay, but otherwise these countries have already recognized. Now Australia is there, your France is there, your Britain is there, and few other countries which are also deciding, like Italy, which are also deciding कि they are going to recognize Palestine as a moral stand against Israel's occupation of Palestine. Okay, तो ये है regarding your European case. कोर्ट रिजेक्ट्स NIA प्ली फॉर पॉलीग्राफ टेस्ट और पहलगाम टेरर अटैक एक्यूज। तो पहलगाम जो टेरर आपका अटैक हुआ था, उसके अंदर में एक एक्यूज को पकड़ा गया था, और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो उसको बेसिकली इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो उस पर्टिकुलर एक्यूज का पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसको हम नार्को एनालिसिस टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें आपको ड्रग स्टेट में करके, सेमी कॉन्शियस स्टेट में करके आपसे कुछ सवाल पूछा था, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो वो पर्टिकुलर जो आपका प्ली था NIA का, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज पॉलीग्राफ टेस्ट, व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ अ पॉलीग्राफ टेस्ट, व्हाट इज द लॉ इन इंडिया रिगार्डिंग पॉलीग्राफ टेस्ट एक्सेट्रा, ये हम कर लेते हैं। और क्यों पॉलीग्राफ टेस्ट में अगर कोई बताए तो हम उसको एज एन एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करते। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन पे ही चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, जो बात करता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नॉन सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहता है नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी पर्सन को आप कंपेल नहीं कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो अपने अगेंस्ट में ही गवाही दे। तो यहां पे जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, ये कहीं ना कहीं 20 क्लॉज 3 को करता है। कैसे करता है कि जब किसी पर्सन को हम नार्को एनालिसिस टेस्ट करते हैं, उसको ड्रग स्टेट में रखते हैं, तो अब वो जो भी चीज कर रहा है वो वॉलेंट्री नहीं है। ओके, तो वो वॉलेंट्री नहीं, फुली कॉन्शियस स्टेट के अंदर में नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि वो 100% ट्रुथ है, वो 100% वॉलेंट्री कन्फेशन है, इसको प्रूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या एटलीस्ट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ये प्रूव कर पाए कि वो जो बोल रहा है ये 100% ट्रुथ है या नहीं है, या फिर ये इसकी ब्रेन की ही कोई स्टोरी तो नहीं है। इसलिए आपके जो पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं, चाहे वो वॉलेंट्री करे जाए चाहे इनवॉलेंट्री करे जाए, वो एज अ कन्फेशन, एज एन एविडेंस एडमिसिबल ही नहीं होते हैं। तो दूसरी चीज, इसके अलावा हमें कुछ प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए कि अगर कोई भी लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, पॉलीग्राफ टेस्ट हो, नार्को एनालिसिस ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, अगर कोई इनवॉलेंट्री, अगर सामने वाला रेडी नहीं करवाने को फिर भी करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसके फंडामेंटल राइट को ये वायलेट करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस हम देख लेते हैं। 2008 का केस है, वैसे 8 से 10 का, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा था कि चाहे ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, चाहे लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, चाहे नार्को एनालिसिस टेस्ट हो, ये आपके विदाउट कंसेंट आपके नहीं करे जा सकते हैं। पहली चीज तो ये कि विदाउट कंसेंट इनको आप होस्ट नहीं कर सकते हो, कंडक्ट नहीं कर सकते हो। और सेकंड इज कि अगर आप इनवॉलेंट्री टेस्ट करते हो तो ये आपका टेस्टिमोनियल कंपल्शन होगा 20 क्लॉज 3 में, और ये ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट होगा। विच मीन्स कि अगर आपने इनवॉलेंट्री कर लिया, विदाउट कंसेंट कर लिया, तो उस पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और वो सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। इसके अलावा अगर वॉलेंट्री कोई कर रहा है तो भी आपको कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स करने। पहला तो यह है कि जो उस पर्सन का लॉयर है, एडवोकेट है, उसकी प्रेजेंस में ही ये पर्टिकुलर टेस्ट आप कंडक्ट करा सकते हो। सेकंड, जो कंसेंट एक्यूज की वो इन राइटिंग हो, इट कैन नॉट बी ओरल। सेकंड, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे उस टेस्ट के, उससे क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेटिंग हिम नो कि इट इज नॉट एडमिसिबल एज एन एविडेंस, बट दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस, विच वुड लेटर यू हैव टू एक्सप्लेन कि हाउ डिड यू नो अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेस्ट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, विच मीन्स दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। आपका पुलिस में कोई एसपी हुआ या कोई भी
पुलिस ऑफिसर हुआ या गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर हुआ, वो ये सब अप्रूवल नहीं देते हैं। इट इज अ जुडिशियल पर्सन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज द मिनिमम लेवल, जेएम जो होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मिनिमम इज दैट पर्सन जो अप्रूवल देगा तो ही आप उसको आप कंडक्ट करा सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। एंड फोर्थ इज मेडिकल और लीगल सुपरविजन जो होता है वो मैंडेटरी ड्यूरिंग द टेस्ट। तो ये प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं जो एक वॉलंटरी पॉलीग्राफ टेस्ट में, नार्कोलिक्स टेस्ट में भी आपको करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम जो पर्टिकुलर उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेट्स से कन्फेशन किया है, क्या वो एडमिसिबल है कोर्ट में? सो आंसर इज इट इज टोटली नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस। उसको आप कोर्ट में एज एन एविडेंस यूज नहीं करोगे, बट येस यू कैन यूज इट फॉर इन्वेस्टिगेटिव लीड्स, इन्वेस्टिगेटिव पर्पसेस के लिए आप इनको यूज कर सकते हो। एक और इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल देखते हैं। अगेन, कांट टर्न अ ब्लाइंड आई, हाई कोर्ट प्रोटेक्ट्स ऐश्वर्या's नेम एंड पर्सोना। सो यू मस्ट हैव सीन कि many a times we see many particular products or many particular services where some celebrity is basically endorsing it, and then someday it comes in news that that particular celebrity has stated that he is in no way attached or associated with that particular brand। और यहाँ पे सिचुएशन आती है कि क्या यहाँ पे कोई बैक हैंड की कोई डीलिंग तो नहीं है, कहीं यहाँ पे पीछे से तो कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, या फिर इट वाज बेसिकली दैट पर्टिकुलर ब्रांड वाज फूलिंग अस, स्टेटिंग अस दैट दिस इज अ प्रॉपर ब्रांड और इसको ये जो सेलिब्रिटीज हैं इंडोर्स करते हैं सो दैट उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए। तो यहाँ पे अभी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, ऐश्वर्या राय, फेमस फिल्म एक्ट्रेस बॉलीवुड से, उन्होंने अपने हाई कोर्ट के अंदर में अपील करा था एंड देयर शी वांट्स कि उनकी जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। सो व्हाट एग्जैक्टली इज आर पर्सनैलिटी राइट्स? तो किसी भी पर्सन के जो पर्टिकुलर उसके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स होते हैं, आइडेंटिटी के जो मार्कर्स होते हैं, आइडेंटिटी मार्कर्स से यहाँ मतलब क्या है? तो वो उसका नाम भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई से द नेम ऐश्वर्या राय, तो आई डोंट हैव टू टेल यू हु शी इज, ऑल ऑफ अस नो कि वो कौन है। तो यानी कि उसका नाम जो है वो अपने आप में उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसकी बात हो रही है। उनकी कोई इमेज यूज करी जा रही है, कोई लाइकनेस है उनकी पर्टिकुलर सिमिलर टाइप में, किसी में सिमिलर मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कोई और गर्ल या पर्टिकुलर विमेन जो उनकी जैसी दिखती है, एंड शी इज मेड द मॉडल एंड बीइंग शोन लाइक कि ऐश्वर्या राय का है। वॉइस है या उसके इनिशियल्स लाइक ऐश्वर्या राय ABR कुछ ऐसे हो जाएगा। एंड पर्सोना की बेसिकली लेट्स से बैक साइड में दिखा रहे हैं हम किसी को, बट वी कैन बेसिकली फिगर आउट कि इट इज बेसिकली ऐश्वर्या। तो उनको हाइड भी कर दिया फेस को, तो भी वी कैन नो कि भाई ये ऐश्वर्या राय है। तो इसको किसी भी तरीके से करा जाए तो ये सब पर्सनालिटी राइट्स में आते हैं, पब्लिसिटी राइट्स में आते हैं सेलिब्रिटीज के अंदर में। और यहाँ पे इन सबके पास में एक मॉरल राइट होता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी डिस्टॉर्शन और डेरोगेटरी यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सोना। ओके, तो ये तो है उनका मॉरल राइट विच इज यस कि किसी को भी आप डेरोगेटरी, स्पेसिफिकली इन दिस वर्ल्ड ऑफ AI एंड डी फेक्स, आप इस तरीके से डेरोगेटरी वे में यूज नहीं कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम ऑल ऑफ दीज सेलिब्रिटीज ऑल्सो हैव देयर राइट टू प्रिवेसी एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इन सबका एक फंडामेंटल राइट भी है, और वहीं से राइट टू प्रिवेसी एंड डिग्निटी से ही इनका ये पर्सनैलिटी राइट आता है। So everyone has a right to maintain its goodwill. Everyone has a right to maintain his or her name in the society. तो यहाँ पे वो अपने नेम के गलत यूज, अपने पर्सोना के गलत यूज को यहाँ पे प्रिवेंट कर सकती हैं, अपनी रेपुटेशन को यहाँ वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं, और वहीं से ही इनके पर्सनैलिटी राइट, पब्लिसिटी राइट्स आते हैं। ओके, तो इसको आप कंफ्यूज मत करना कॉपीराइट से या ट्रेडमार्क से, कि जैसे हमारा ट्रेडमार्क होता है ब्रांड को प्रोटेक्ट करने का, तो इट इज सिमिलर इन दैट पर्टिकुलर स्टांस, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली आवर ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क नहीं है, ये कोई ट्रिप्स में प्रोटेक्टेड नहीं है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम योर राइट टू प्राइवेसी, पर्सनैलिटी राइट्स या आपके पब्लिसिटी राइट्स जो होते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को भी ऐश्वर्या राय की कोई भी इन चीजों को यूज करना है तो उसमें कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। तो इफ वी वांट टू डू एनी कमर्शियल यूज ऑफ आवर आइडेंटिटी then we have to take permission from her, तो तभी हम इसको यूज कर पाएंगे, और ये इमर्ज होता है आपके राइट टू प्राइवेसी से। ओके, तो ये एक हाई कोर्ट का जजमेंट हो गया, बट इससे पहले कोई जजमेंट है क्या? सो वी हैव दिस वन एग्जांपल, टाइटन इंडस्ट्रीज वर्सेस राम कुमार ज्वेलर्स। तो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अमिताभ एंड जय बच्चन फोटो हेल्ड टू बी अनलॉफुल। तो अगर आप बिना किसी से पूछे उनकी फोटोग्राफ्स भी यूज कर रहे हो अपनी शॉप के बाहर पे या अपने पर्टिकुलर बैनर के आगे, सो दैट इज एक्चुअली अनलॉफुल यूज, और यहाँ पे उनका जो पर्सनैलिटी राइट है, उनका पब्लिसिटी राइट है, ये यहाँ पे ब्रीच होता है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये प्राइवेसी से निकलता है, तो
क्या प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है? तो वी नो दिस, केएस पुट्टुस्वामी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने इसको राइट टू प्रिवेसी को हमारा फंडामेंटल राइट बोल दिया है, यानी कि पर्सनैलिटी राइट या पब्लिसिटी राइट भी हमारा क्या है? दिस इज ऑल्सो आवर फंडामेंटल राइट. Okay, so not just Aishwarya Rai, even you can protect your personality or your publicity. So if someone is misusing your name, if someone is misusing your image, even your right to privacy is breached. और यहाँ पर भी आप या तो कोर्ट्स में जाके उसको वैसे चैलेंज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो. ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज टॉपिक. आई मेड श्योर कि हम उन टॉपिक्स को कवर करें जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर इस टाइप के टॉपिक्स जहां पे हम कोई कंसेप्ट को सीखते हैं, सो दैट हमें लीगल रीजनिंग में भी हेल्प मिल सके, बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स जहां पे आपके कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन के आते हैं. तो कहीं ना कहीं इन दोनों पर्पस के लिए हमारा न्यूज एनालिसिस हमें हेल्प करता है. ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे.